हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बतलाएंगे ट्रोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति। तो क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे लिखा है कि इसके अंतर्गत पृथ्वी की बाहरी परत का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की बाहरी परत का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाएगा? ट्रोपोग्राफी कहलाएगा, यानी कि स्थलाकृति। पृथ्वी की बाहरी परत को जो हम अध्ययन करेंगे उसे स्थलाकृति कहेंगे। नेक्स्ट है पेट्रोलॉजी, मृत विज्ञान। इसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं मृत विज्ञान कहते हैं, यानी कि मृदा विज्ञान कहते हैं। तो ये भी समझ में आ गया मृदा विज्ञान किसे कहते हैं। सो मृदा विज्ञान समझ में आएगा। इसके बाद है नोट में पेट्रोलॉजी के अंतर्गत अध्यापन यानी कि कला की सीखी जाती है, कला सीखा जाता है, अध्यापन की कला सीखा जाता है। किसके अंतर्गत? पेट्रोलॉजी के अंतर्गत अध्यापन की कला सीखा जाता है। नेक्स्ट है उचाब क्या होता है? व्हाट इज द उचाब? तो पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ आकृति के को उचाब कहते हैं। पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ आकृति को उचाब कहते हैं। इसे 3 श्रेणी में बांटा गया है। पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ आकृति को उचाब कहते हैं। इस श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़े ट्रोपोग्राफी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के बाहरी वातावरण का जो अध्ययन किया जाएगा है ना, पृथ्वी के बाहरी वातावरण का अध्ययन किया जाएगा, ट्रोपोग्राफी कहला जाएगा। पेट्रोलॉजी इसके अंतर्गत में मृदा का अध्ययन किया जाता है, मृदा विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा, वही पढ़ लिए है ना। ट्रोपोग्राफी के अंदर पेट्रोलॉजी के अंतर्गत क्या कला सीखी जाती है, अध्ययन की कला सीखी जाती है, भी समझ में आ गया। इस पर से उचाब, तो पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ आकृति को उचाब कहते हैं। पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ आकृति को क्या कहते हैं? उचाब कहते हैं। इसमें 3 श्रेणी होती है। पृथ्वी के ऊपर खाबड़ आकृति को उचाब कहते हैं। इसमें कितना श्रेणी होता है? इसमें 3 श्रेणी होता है। इसमें श्रेणी की बात करें दोस्तों तो कितना श्रेणी होता है? 3 श्रेणी होता है। अच्छा, प्रथम श्रेणी, इसमें क्या है दोस्तों? इसमें महाद्वीप या महासागर, यहाँ पर अगर नहीं बुझाता है तो हम बतला देते हैं। यहाँ पर महाद्वीप लिखा हुआ, क्या है? महाद्वीप कर दीजिए, है ना। महाद्वीप तो महाद्वीप, इसमें महाद्वीप तथा महासागर आते हैं प्रथम श्रेणी में। उचाब को 3 श्रेणी में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में महाद्वीप या महासागर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट में द्वितीय श्रेणी में क्या आता है वो भी देख लेते हैं। द्वितीय श्रेणी में है इसमें महाद्वीप पर बनने वाले, यहाँ पर महाद्वीप लिखा हुआ है, इसमें महाद्वीप पर बनने वाले आकृति को रखे जाते हैं, जैसे पर्वत पहाड़, मैदान, मरुस्थल। इसमें महाद्वीप पर बनने वाले आकृति को रखे जाते हैं, जैसे पर्वत पहाड़, मैदान, मरुस्थल etc। तो द्वितीय समझ में आ गया। उचाब भी समझ में आ गया। पृथ्वी के ऊपर खबर स्थान आकृति को उचाब कहते हैं। उचाब को 3 श्रेणी में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम की बात करें तो महासागरीय महाद्वीप, द्वितीय में महासागर पर जो आकृति बनता है, जैसे पहाड़, मैदान, पहाड़ बनता है, मैदान बनता है ना, पर्वत बनता है, मरुस्थल बनता है, द्वितीय श्रेणी में चला जाएगा। अच्छा, तृतीय श्रेणी में क्या है? तो इसमें काट छाट अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृति को रखा जाता है। इसमें अपर्दन का मतलब क्या होता है? अपर्दन का मतलब काट छाट करना, है ना, काट छाट करना। अपर्दन का मतलब काट छाट करना से बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? काट छाट से बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम तृतीय श्रेणी में रखा जाता है। इसके अंदर क्या क्या चला आएगा? तृतीय, भी आकार की घाटी, है ना, एस आकार की घाटी, जलप्रपात, लोथयस, तो ये सब चलाएगा। भी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी, जलप्रपात, ये 3 को आपको याद रखना है कॉमन। भी आकार, एस आकार, जलप्रपात। तो ये हम पढ़ लिए। उचाब पढ़ लिए। उचाब को 3 श्रेणी में बांटा गया था, वो भी पढ़ लिए। नेक्स्ट है अवक्षयत क्या है? यानी दोस्तों इसको समझना है तो चट्टानों का टूटने अवक्षय होता है। अवक्षय है, क्या है? अवक्षय है। और चट्टानों का टूटना अवक्षय कहलाता है। चट्टानों का टूटना ही अवक्षय कहलाता है। जैसे आपको हम एग्जाम्पल से समझा दें,
मान लीजिए कोई है, इसको तोड़ देंगे है ना, तो क्या कहलाएगा? अछाप कहलाएगा। अच्छा अपक्षय अपक्षय कहलाएगा, सॉरी दोस्तों, क्या कहलाएगा? अपक्षय कहलाएगा। तो कहता है चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। बल बल तथा दबाव के द्वारा, बल तथा दबाव के द्वारा टूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है। बल तथा दबाव से, बल तथा दबाव से टूट जाएगा, क्या कहलाएगा? भौतिक 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 अपक्षय कहलाएगा। जबकि अम्ल या क्षार, जबकि अम्ल या क्षार के द्वारा से अर्थी टूटता है तो इसे हम रासायनिक अपक्षय कहलाता है। तो दोनों समझ में आ गया अपक्षय। जैसे चूना पत्थर पर भौतिक रासायनिक दोनों अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। जैसे चूना पत्थर है CaCO3 है ना, CaCO3, चूना पत्थर पर भौतिक तथा रासायनिक दोनों अपक्षय का क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। अपक्षय पड़े, अपक्षय के बाद अपर्दन। अपर्दन जैसे मान लीजिए क्या है, मसाला पीसा जाता है, मसाला जब गांव घर में पीसा जाता है ना, तो कोई भी सब बड़ा चीज़ है तो उसको फोड़ दिए तो अपर्दन हो गया, उसको फोड़ दिए सिलौटी पर रख के अपर्दन हो गया है ना। अब जब ऐसे ऐसे करते हैं ना, जब मेही थोड़ा मेही होता है, जब घसते हैं ना सिलौटी पर, ऐसे ऐसे घसेंगे तो मेही हो जाएगा, तो अपर्दन हो जाएगा। फोड़ दिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? फोड़ दिए तो अपर्दन अति अपक्षय हो जाएगा। एक बार लिए फोड़ दिए तो अपक्षय हो जाएगा। ऐसे ऐसे पीस रहा है सिलौटी पर, उसको हम मेही कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अपर्दन हो जाएगा। और एक ठावन को लिया दिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? निक्षेपण हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा। फोड़ दिए ऐसे करके तब क्षय हो गया, ऐसे करके मेही कर रहा है तो अपर्दन हो जाएगा। एक ठावन जाके गुलिया दिए तो निक्षेप हो जाएगा। तीनों समझ में अपक्षय अपर्दन निक्षेपण, अपक्षय अपर्दन निक्षेपण, तीनों समझ में आगे होगा। अपक्षय अपर्दन अति निक्षेपण, तीनों आ गया समझ में। अब उचाप भी समझ में आ गया। पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ स्थान को चाप कहते हैं। 3 श्रेणी में इसको रखा गया था, ये भी क्लियर। अच्छा समझ लेते हैं। अपर्दन तो आ गया, यानी कि नदी चट्टानों में घिसावट का अध्ययन को, चट्टानों में घिसावट के अध्ययन कह सकते हैं। चट्टानों के घिसावट के अध्ययन को क्या अपर्दन की जाती है। अपर्दन कैसे होता है? वायु द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, बर्फ द्वारा, सागर द्वारा, ETC, मतलब कि इसमें में ही हो जाता है। कोई भी चीज़ क्या हो जाएगा? में ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अपर्दन हो जाएगा। निक्षेपण का मतलब हो जाता है अपर्दन के फलस्वरूप निकाला गया गद्दा या कचरा क्या कहलाता है? जिस स्थान पर जमा हो जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण की क्रिया निचले हाल पर होता है, निचले हाल पर होता है। निचले तो समझ में आ गया। अपर्दन सिलौटी पर लेके फोड़ दिए, क्या हो जाएगा? अपक्षय हो जाएगा। पीस रहा है, मेही कर दिए तो अपक्षय हो जाएगा। एक ठावन गुलिया दिए तो निक्षेपण हो जाएगा। तीनों क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति बतलाएंगे। नदी द्वारा, महासागर, साथी, पर्वत द्वारा, सबके द्वारा कैसे अर्थी स्थलाकृति निर्मित होता है। समुद्र द्वारा, तट पर, समुद्र द्वारा अगर स्थलाकृति निर्मित होगा तो कहाँ होगा? तट पर होगा, तट पर होगा है ना। इसी प्रकार हम बतलाएंगे स्थलाकृति। तो अभी आपको समझना है नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, किसके द्वारा? नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो नदी जिस स्थान से निकलती है उसे हम उद्गम कहते हैं। नदी मान लीजिए यहाँ से, यहाँ ग्लेशियर है, यहाँ से नदी स्टार्ट है, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम कहेंगे उद्गम कहेंगे, उसे उद्गम। और जिस लास्ट में जाके मिल जाता है, नदी जहाँ सागर में मिल जाती है उसे मुहाना कहते हैं। नदी जहाँ सागर में मिल जाती है उसे मुहाना कहते हैं। नदी जहाँ सागर में मिल जाती है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे मुहाना कहते हैं। नदी जहाँ सागर में जाके मिल जाएगा उसे मुहाना कहते हैं। नदी जहाँ सागर में जाके मिल जाएगा तो मुहाना कहलाएगा। तो उद्गम पढ़ लिए, मुहाना पढ़ लिए। उद्गम जहाँ से नदी निकलता है तो हो गया उद्गम, जहाँ ना जो सागर में जाके मिल जाता है नदी तो उसे हम मुहाना कहते हैं। निकलता है यहाँ से उद्गम, सागर में जाके मिल गया मुहाना, तो उद्गम मुहाना समझ में आ गया। अच्छा, नदी की अवस्था युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द युवा अवस्था। इसमें नदी है ना पर्वत हाल पर होती है, इसमें नदी पर्वतीय हाल पर होती है और केवल अपर्दन ही करती है, यानी एकदम पीस पास है ना में ही करेगा एकदम।
रगड़ के, तो क्या हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा। इसमें सबसे एकदम खतरनाक में रहता है ना, एकदम पावरफुल में रहता है। किस में रहता है दोस्तों, युवा अवस्था में रहते हैं हम सब। अभी मान लीजिए युवा अवस्था में है ना, प्रौढ़ावस्था, शादी उदी हो जाएगा तो प्रौढ़ावस्था में कुछ मतलब चल जाएंगे, है ना। तो इसमें नदी मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, इसमें नदी मैदानी के क्षेत्रों में आ जाती है और क्या करता है दोस्तों, और इसके साथ साथ निक्षेपण भी करती है। अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण भी करते हैं। यहाँ पर अपर्दन लिखा हुआ है, नहीं बुझाएगा तो पढ़ देते हैं। इसमें नदी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है और अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण भी करती है। अपर्दन के साथ साथ क्या करता है, निक्षेपण भी करती है। तो ये हो जाएगा आपका प्रौढ़ावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था। इसके बाद है वृद्धावस्था। इसमें नदी अपने मुहाने तक पहुँच जाती है और ढाल है, ढाल कम होने के कारण केवल क्या करता है, निफेसन। देखिए आप पहाड़ पर एकदम थोड़ फाड़ करके निकलेगा, मैदानी पर ऐसे चलाएगा। अब यहाँ पर एकदम ऐसे ढाल हाईवे नहीं करे तो ये क्या करेगा, मतलब निक्षेपण एक ठाव ला के गुलिया देगा। तो क्या पढ़े हम, युवा, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। वृद्धा में अब कोई भी आदमी चल नहीं पाता है ना, तो जहाँ मिला तहाँ पर क्या कर देता है, जमा कर देता है। तो हमको तीनों समझ में आ गया है ना, क्या, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धा अवस्था। नदी जहाँ से निकलती है उद्गम, है ना, समुद्र में जहाँ जाके मिल जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं, मुहाना कहते हैं। तो नदी के बारे में ये भी जान लिए, है ना। नेक्स्ट है, रिवीजन अभी नहीं करवाएंगे, बहुत है। छिप्रिका किसे कहते हैं, छिप्रिका। अच्छा, छिप्रिका से पहले समझना प्रवणता, प्रवणता कैसा नाता भाई, क्या है, इसको रिलेट करना है, नाता बोलता है, न है ना अंत में, क्या है, प्रवणता। प्रवचन सुनिए नाता बढ़ाइए, गलत बात है। प्रवचन सुनिए नाता बढ़ाइए, गलत बात है। समझते हैं प्रवणता का मतलब क्या होता है, रिलेट करने, वर्ड को रिलेट करवा दिए हैं। प्रवणता, किसी स्थल के समुद्र से ऊंचाई को, किसी स्थल के समुद्र से, मतलब समुद्र हो गया, है ना, इसके स्थल के ऊंचाई से, है ना, को क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। किसी स्थल के समुद्र से ऊंचाई को प्रवणता कहते हैं। प्रवणता जितनी अधिक होगी, ढाल लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना है, ढाल लिखा हुआ है। प्रवणता जितनी अधिक ढाल पर होता है ना, उतना ही अधिक क्या होता है, नदी को शक्ति मिलता है। अब जितना ऊंचाई पर आएगा सीधा गिरेगा, ढाई गिरेगा, है ना, तो इसको क्या मिलता है, उतना ही प्रवणता मिलता है। तो यही है, किसी स्थल के समुद्र से ऊंचाई को प्रवणता कहते हैं। ये जितनी ऊंचाई पर होगी, है ना, उसको शक्ति उतना ही मिलेगा। प्रवणता जितनी ऊंचाई पर होगी समुद्र, यानी कि उसको शक्ति उतना ही अधिक मिलेगा, नदी को शक्ति उतना ही मिलेगा। तो प्रवणता समझ में आ गया, प्रवणता समझ में आ गया। इसके बाद आ जाता है छिप्रिका। क्या है, छिप्रिका। नदी जब पर्वतों क्षेत्रों पर होती है तब मुलायम चट्टानों को काट देती है। नदी जब पर्वतीय क्षेत्रों पर होती है तब मुलायम चट्टानों को काट देती है, किंतु कठोर चट्टान को नहीं काट पाती है, जिस कारण से उबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण हो जाती है, जिसे हम छिप्रिका कहते हैं। देखिए, मतलब नदी जब पर्वतों पर आती है तो मुलायम चट्टान को काट देगा, मुलायम चट्टान को काट देगा, लेकिन कठोर चट्टान को काट नहीं पाता है। जो इसके कारण आकृति बनता है उसे हम क्या कहते हैं, छिप्रिका कहते हैं। चट्टान क्या होगा,
नदी कहाँ पर होगा, तो नदी आपको याद रखना है कि चाहती पर्वतों पर होगा, तो जो मुलायम रहेगा उसे काट देगा, जो कठोर रहेगा उसे नहीं काट पाएगा, है ना। तो जो आकृति उससे कारण बनेगा उसे क्या कहेंगे, छिपरिका कहेंगे, छिपरिका कहेंगे। तो ये छिपरिका समझ में आ गया। ऐसे ऐसे जैसे आकृति देख सकते हैं, मुलायम है तो इसको गहरा कर दिया, है ना। जो अति नहीं है तो उसे ईसाई छोड़ दिया कठोर को, तो इसे क्या कहेंगे, छिपरिका कहेंगे। पर्वतनाता समझ में आ गया, छिपरिका भी समझ में आ गया। आ जाते भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी, नदी जब दो पर्वतों के बीच से निकलती है उसे भी आकार के घाटी कहते हैं। जैसे ये फिगर है ना, नदी पर्वतों से जो निकलेगा ना उसे हम क्या कहेंगे, भी आकार के घाटी कहेंगे। तो नदी जब दो पर्वतों के बीच से निकलती है, नदी मान लीजिए पर्वत है, ये पर्वत है, तो इसके बीच से जो नदी निकलेगा ना उसे हम कहते हैं भी आकार के घाटी। नदी जब दो पर्वतों के बीच से निकलती है, नदी जब दो पर्वतों के बीच से निकलती है तो भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। चाहे हम भी आकार के कहेंगे, नदी जब दो पर्वतों के बीच से निकलेगी तो उसे हम भी आकार के घाटी कहेंगे। नदी जब दो पर्वतों के बीच से निकलती है तो उसे वो भी आकार के घाटी का निर्माण कर लेती है। नदी जब दो पर्वतों के बीच से निकलती है तब भी आकार के घाटी का निर्माण कर लेती है। पर्वतनाता समझ में आ गया, पर्वतनाता समझ में आ गया, छिपरिका समझ में आ गया। पर्वतनाता, छिपरिका, पर्वतनाता समुद्र के स्थल से, है ना, ऊंचाई पे जितना होगा पर्वतनाता कहलाएगा। छिपरिका क्या कहलाता है, तो छिपरिका याद रखना है, जब पर्वत पर नदी होती है तो मुलायम को काट देगी, कठोर को नहीं काट पाएगी, और जो आकृति बनेगा उसे क्या कहते हैं, उसे हम छिपरिका कहते हैं। छिपरिका कहते हैं। भी आकार की घाटी, दो पहाड़ के बीच से जब नदी निकलती है तो क्या भी आकार की घाटी का निर्माण कर लेती है। जब दो पर्वतों के, सॉरी पहाड़ बोल दिए, दो पर्वतों के बीच से, दो पर्वतों के बीच से जब नदी निकलती है तो भी आकार के घाटी का निर्माण कर लेती है। किसका, भी आकार के घाटी का निर्माण कर लेती है। अच्छा, गार्ज किसे कहते हैं, गार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। गार्ज को, भी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो उसे हम गार्ज कहते हैं। जैसे सिंधु सतलज नदी का गार्ज बहुत है, सिंधु सतलज नदी का गार्ज बहुत है। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। जब भी आकर दो पर्वत के बीच से जो नदी निकलती है भी आकार घाटी का निर्माण करती है। जब भी आकार की घाटी अधिक गहरी हो जाती है तो उसे हम गार्ज कहते हैं। जैसे सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र घाटी का क्या है, गार्ज बहुत अधिक है। तो ये समझ में आ गया, गार्ज भी समझ में आ गया। पर्वतनाता, छिपरिका, भी आकार की घाटी, गार्ज, चारों क्लियर। अच्छा, कैनियन तथा आयताकार की घाटी, कैनियन तथा आयताकार की घाटी, यह गार्ज से भी गहरी होती है और इसका ढाल बिल्कुल सीधा होता है। मान लीजिए, है ना, ये पूरा आर पार हो जाएगा, पहले हल्का क्षेत्र तो उसे क्या कहेंगे, भी आकार की घाटी, थोड़ा और छेद गार्ज, अब पूरा ऐसे हो जाएगा सीधा, पूरा आई पार से वही पार, तो उसे हम कह सकते हैं कैनियन या आई आकार की घाटी। पूरा सीधे ना हो जाएगा भाई, पहले ऐसा था, ऐसे समझ सकते हैं, पहले ऐसा था तो ऐसा रहेगा तो इसे क्या कहेंगे, भी आकार की घाटी। ऐसा हो जाएगा तो क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, गार्ज कहेंगे। अब पूरा ऐसा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, आई आकार की घाटी। इजी है, समझ सकते हैं, है ना। तो कैनियन या तथा आई आकार की घाटी, यह गार्ज से भी गहरी होती है और इसका ढाल बिल्कुल सीधा होता है। सबसे कैनियन यूएस में कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रैंड है। कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रैंड कैनियन है, यूएस में है। कोलोराडो नदी पर है, यूएस में है, कोलोराडो नदी पर है, ग्रैंड कैनियन है। तो समझ सकते हैं, है ना। इस पर से आ जाते हैं, पर्वतनाता, छिपरिका, पर्वतनाता पढ़ लिए, छिपरिका पढ़ लिए, भी आकार की घाटी गाज पढ़ लिए, अति कैनियन आय आकार की घाटी पढ़ लिए। अब जलप्रपात किसे कहते हैं। नदी जब ऊंचाई से नीचे गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। नदी जब ऊंचाई से नीचे गिरती है, नदी जब ऊंचाई से नीचे गिरती है, नदी जब ऊंचाई से नीचे गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है और यह पर्वतीय या पठारीय क्षेत्र में पाई जाती है। यह पर्वतीय और पठारीय क्षेत्र में पाई जाती है। यह पर्वतीय या पठारी क्षेत्र में पाया जाएगा, यह पर्वतीय और पठारी क्षेत्र में पाया जाएगा। क्या होगा, जलप्रपात जब नदी ऊंचाई से गिरती है, जब नदी ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण कर लेती है। जब नदी ऊंचाई से गिरेगा ना, सिंपल बात में,
समझना। नदी जब ऊंचाई से गिर रही है तो किसका निर्माण कर लेगा, जलप्रपात का निर्माण कर लेगा। और यह कहाँ पाया जाएगा, तो यह पाया जाएगा पर्वतीय तथा पठारीय क्षेत्र में, पर्वतीय तथा पठारीय क्षेत्र में, पर्वतीय तथा पठारीय क्षेत्र में पाया जाएगा नदी जलप्रपात। समझ में आ गया। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है और पर्वतीय और पठारीय क्षेत्र में यह पाया जाएगा। तो जलप्रपात आशा समझ में हो गया। इसके बाद आ जाते हैं अवनमन कुंड। अवनमन कुंड जलप्रपात जब सीधे गिर जाएगा ना, डायरेक्ट जैसे एक बार क्या करेगा, सीधा गिरेगा तो गाढ़ा कर देगा, अवनमन कुंड कहलाएगा। जल जब डायरेक्ट गिर जाएगा गाढ़ा कर देगा, जैसे बारिश होता है तो नहीं देखते यहाँ पर गाढ़ा कर देता है, कोई भी मान लीजिए है ना, तो इस पर गिरेगा तो एकदम गाढ़ा कर देगा, डायरेक्ट गिरेगा तो क्या कहलाएगा, अवनमन कुंड कहलाएगा। तो ऐसे पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है, जलप्रपात के अपमान से नदी जब नीचे गिरती है मतलब बहुत ऊंचाई से जब गिरती है तो एक गाढ़ा या कुंड का निर्माण कर देती है, जिसे हम अवनमन कुंड कहते हैं। जब नदी ऊंचाई से गिरेगा, जब नदी ऊंचाई से गिरेगा तो एक गड्ढा कर देगा, उसे क्या कहते हैं, हम नमन कुंड कहते हैं। जब नदी ऊंचाई से गिरेगा एक गड्ढा का निर्माण कर देगा, क्या कहलाएगा, अब नमन कुंड। तो जलप्रपात भी समझ में आ गया। जब नदी ऊंचाई से गिरती है ना, तो जब नदी है ऊंचाई से जब गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण कर देती है, और यह पर्वतीय और पठारी क्षेत्र में पाया जाता है अब नमन कुंड। जब नदी डायरेक्ट मतलब सीधा गिरेगा गड्ढा कर देगा, जब गिरेगा गड्ढा कर देगा तब नमन कुंड कहलाएगा। ये भी समझ में आ गया। अब नमन कुंड पढ़ लेते हैं। ऐसा कार के घाटी, ऐसा कार के उधर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, भीयाकार के घाटी, गार्ज पढ़े थे, आयाकर के घाटी पढ़े थे, वो तीनों क्लियर हो गया होगा। अब नमन जलप्रपात पढ़ लिए, अब नमन कुंड पढ़ लिए, ऐसा कार की घाटी पा गए। ऐसा कार की घाटी समझते हैं। नदी उतर रहे, पहाड़ पर सब मैदान में प्रवेश कर गए, पहाड़ पर से मैदान में प्रवेश कर गए हैं दोस्तों। तो बोलता है नदी मैदान क्षेत्र में मुलायम चट्टानों को काट देती है। नदी जो है मैदानीय क्षेत्र में, उधर था वो वाला क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र था, तो नदी जब मैदानी क्षेत्र में मुलायम चट्टान को काट देती है तथा कठोर चट्टान को छोड़ देती है, इस कारण ऐसा आकार की घाटी बन जाती है। नदी जब मैदानी क्षेत्र में मुलायम चट्टान को काट देती है तथा कठोर चट्टान को छोड़ देती है, इस कारण ऐसा आकार की घाटी बन जाती है। समझ में आ गया दोस्तों। नदी मैदानी क्षेत्र में क्या करता है, नदी मैदानी क्षेत्र में मुलायम चट्टान को काट देगी और कठोर चट्टान को नहीं काट पाती है, जिस कारण ऐसा आकार की घाटी बनती है। इसे हम नीनांडर या विसर्प भी कहते हैं, याद रखना है। गोरख झील किसे कहते हैं, ऐसा आकार की घाटी जब सीधी हो जाती है, कुछ दिन है ना ऐसा आकार की घाटी बनल है और इसको काटते छाटते कुछ साल के बाद जब सीधी हो जाती है तो वह गोरख झील का निर्माण करती है, और इसे हम परितत्व झील के नाम से कहते हैं। यानी गोरख झील का मतलब गाय माता की जो गोड़ नहीं रहता, माल जाल का गोड़, यानी बैल चाहे गाय माता का गोड़, तो इसको हम गोरख झील कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं परितत्व। तो गोरख झील भी समझ में आ गया। यानी कि ऐसे आकार के घाटी जब सीधा हो जाएगा, ऐसा आकार के घाटी जब इसको काटते छाटते कुछ सालों के बाद जब सीधा हो जाएगा तो गोरख झील का निर्माण कर लेगा। तो हमको इतना तो समझ में आ गया कि ऐसा आकार के घाटी से किसका निर्माण होता है, ऐसा आकार के घाटी से किसका निर्माण होता है, तो गोरख झील का निर्माण होता है। तो जलप्रपात समझ में आ गया। अब नमन कुंड ऐसा आकार के घाटी भी समझ में आ गया, गोरख झील भी समझ में आ गया। जब ऐसे आकार के घाटी कुछ साल के बाद सीधा हो जाएगा तो उसे गोरख झील कहेंगे। गोखुर झील है, सॉरी हम चाहते हैं गोखुर झील है। कैसा झील है, गोखुर खूर के जैसे खूर होता है ना माल जाल के गाय का, तो गोखुर झील की तरह दिखती है। कैसा, गोखुर झील बोलिए एक बार हम मेरे साथ है, गोखुर झील। अच्छा, तटबंधन मैदानी क्षेत्रों में नदी अपने किनारे पर सिल्ड यानी कि गाद यानी कि कचरा को जमा कर देती है। मैदानी क्षेत्र है ना, मान लीजिए मेरा मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर क्या करेगा, जमा कर देगा, यहाँ पर जमा कर देगा, तो इसे तटबंधीय जमा कर देती है, तो इसे तटबंधन कहते हैं। मैदानी क्षेत्र में जब कचरा जाके जमा कर देगा, तटबंधन। मैदानी क्षेत्र में जब कचरा जाके जमा कर देगा, क्या कहलाएगा, तटबंधन कहलाएगा। मैदानी क्षेत्र में जब कचरा जाके जमा कर देगा, क्या कहलाएगा, तटबंधन कहलाएगा। नेक्स्ट है
अति नदी द्वीप, नदी द्वीप, नदी द्वीप। जब नदी अपने बीच मार्ग में सिल्ट को जमा कर देती है तो नदी द्वीप कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यह नदी बह रही है, अब बीचे में क्या करेगा दोस्तों, जब बीचे में है ना कचरा जमा कर देगा तो उसे हम नदी द्वीप कहते हैं। नहीं बोलता है आए ये सब बहुत सारा देश ऐसा बसा हुआ है नदी द्वीप पर, तो ये आपको समझ में। नदी मान लीजिए कोई भी पोखरी है बीच में, ऐसे एग्जाम्पल देते, बीच में मान लीजिए कोई नाव बना लेता है, उसी प्रकार से क्या हो जाता है, यानी बहुत बड़े बड़े नदी में जब बीच में ही कचरा जमा हो जाता है तो उसे नदी द्वीप। तो हमको समझना है तटबंधी, जब कात में जाके कचरा जमा कर देगा तटबंधी कहलाएगा, बीच में जमा हो जाएगा कचरा तो नदी द्वीप कहलाएगा। तो तटबंधन नदी द्वीप दोनों समझ में आ गया, तटबंधन नदी द्वीप। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, माजुली है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप बतलाया है ना, द्वीप का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। नदी द्वीप समझ में आ गया, जब कचरा बीच में जमा कर देगा नदी के बीच में तो उसे नदी द्वीप कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों, माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में होती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली नदी द्वीप है, माजुली। तटबंधन तथा नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होता है। तटबंधन तथा नदी द्वीप बहुत ही ऊंचाई आती, वहाँ से हम अनाज सब उपजा सकते हैं, वहाँ से बहुत चीज़ हम उपजा सकते हैं, इतना समझिए ना। तटबंधन तथा नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है, यानी इसे बहुत उपजा सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ये जल प्रपात है ना, कात में जमा हो जाएगा तटबंधन कहलाएगा, इधर चलाएगा ऐसे कार के घाटी, जब मैदान को है ना मुलायम को काट देगा और अथी जो कठोर चट्टान रहेगा उसको नहीं काट पाएगा, ऐसे कार के घाटी हो जाएगा। उसको धीरे धीरे घाटी जब सीधा होएगा ना, जब दोस्तों ये घाटी जब सीधा होगा कुछ दिन के बाद तो इसको गोखुर झील कहेंगे, है ना। ये नदी द्वीप हो गया, यहाँ पर बीच में जाके कचरा जाके बस गया तो नदी द्वीप हो जाएगा, है ना, नदी द्वीप हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, गोकुल झील ऐसा हो गया। अब नमनकुट गहरा हो जाएगा, ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं वितरिका किससे कहते हैं, वितरिका किससे कहते हैं, वितरिका नदी जब मुहाने पर पहुँचती है, नदी जब मुहाने भी बतला दे, सागर में जाके मिलती है तो मुहाना होता है, उद्गम नदी जहाँ से निकलता है उद्गम कहलाता है। तो यहाँ पर बोलता है वितरिका नदी जब मुहानों पर पहुँचती है तो ढाल कम हो जाती है, जिससे नदी कई शाखाओं में बट जाती है और इन शाखाओं को वितरिका कहते हैं। अब वृद्धावस्था में आ गया भाई, अब नदी क्या हुआ, वृद्धावस्था में आ गया, है ना। तो नदी जब मुहाने पर पहुंचती है तो ढाल कम हो जाती है। अब वृद्धावस्था में कोई भी आदमी उतना चलेगा नहीं चलेगा। तो बोलता है नदी जब मुहाने पर पहुंचती है, नदी जब मुहाने पर पहुंचती है तो ढाल कम हो जाता है, जिससे नदी कई शाखाओं में ऐसे ऐसे बट जाएगा, है ना, उसे वितरिका कहते हैं। वितरिका भाई तरीका अपन ढूंढ लेता है, तरीका ढूंढ लेता है कि कैसे भी निकालना है। तो वितरिका समझना क्या, नदी जब मुहाने पर पहुंचती है, नदी जब मुहाने पर पहुंचती है तो ढाल कम हो जाता है, नदी जब मुहाने पर पहुंचती है तो ढाल कम हो जाता है, जिससे नदी कई शाखाओं में बट जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम उस शाखाओं को वितरिका कहते हैं। नदी जब मान लीजिए मुहाने पर पहुंचेगा, है ना, उसका ढाल कम होता है ना, तो इस कारण नदी कई शाखाओं में बट जाएगा, इसे हम वितरिका कहते हैं। वितरिका समझा क्या आ जाते हैं, डेल्टा, क्या आ जाते हैं, डेल्टा। दो वितरिकाओं के बीच जब गाद यानी कि सिल्ट जमा हो जाता है, दो वितरिकाओं के बीच गाद यानी कि सिल्ट जमा हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, वह त्रिभुज के समान आकृति बना देती है। दो वितरिका हो गया, है ना, इधर से निकल गया। और यहाँ पर जब साल्ट यानी कि कचरा जमा हो जाएगा बीच में, तो और यह त्रिभुज के समान आकृति बना के दिखाई पड़ती है, तो ये क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। और यह बहुत उपजाऊ होता है। तटबंधी या हम बतलाए थे अभी, द्वीप, ये सब बहुत उपजाऊ होता है। डेल्टा भी बहुत उपजाऊ होता है ना।
सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है, जिसे क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा डेल्टा है ना, तो ये भी याद हो गया होगा। सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप था, नदी द्वीप था ना। डेल्टा समझ में आ गया, वितरिका समझ में आ गया, डेल्टा समझ में आ गया। आप थोड़ा पढ़ते हैं नोट में। जब नदी के वितरिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है, जब नदी के वितरिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है तो वह पक्षी के पैर के समान दिखने लगती है। जब नदी के वितरिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है तो वह पक्षी के पैर के समान दिखने लगती है, और इससे बने डेल्टा पक्षपात डेल्टा कहलाता है। और इससे बने डेल्टा पक्षीपात डेल्टा कहलाता है। पक्षीपात डेल्टा कहलाता है। जब नदी की वितरिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है तो वह पक्षी के पैर के समान दिखने लगती है, और इससे बनने डेल्टा को पक्षीपात डेल्टा कहते हैं। मिसिसिपी नदी यूएस में है, पक्षीपात डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी नदी कहाँ है, तो यूएस में है, पक्षीपात डेल्टा बनाती है। उसका डेल्टा सबसे चौड़ा है। पश्चिम मिसिसिपी नदी कहाँ है, तो यूएस में है। यह पक्षपात डेल्टा बनाता है और इसका डेल्टा सबसे चौड़ा है, और इसका डेल्टा सबसे चौड़ा है। ये तरीका हो गया है ना, कई भागों में बांट जाएगा। इसको समझा देते, ये कई भागों में ले भाई मोहाना आ गया, आप कई भागों में बटा गया। तरीका डेल्टा है ना, यहाँ पर जमा हो जाएगा। ये है तरीका, यहाँ पर डेल्टा जमा हो गया त्रिभुज आकार में, ये क्या कहलाएगा, डेल्टा कहलाएगा। ये सागर है, तो ये दोनों समझ में आ गया। अच्छा, ऊपर भी क्या है हुए तुम, अच्छा तरीका समझ में आ गया ये सब। अब आता है एस्चुरी, ज्वार नंद या एस्चुरी। जब नदी के मुहाने पर पर्वत खड़ा हो जाता है तो नदी अपने सिल्ट या कचरा को जमा करके किनारे में वितरिका बनाकर नहीं निकाल सकती है, क्योंकि नदी के किनारे पर पर्वत होता है। अतः यह सिल्ट या सागर को कचरा को नदी में गिरा दे, सागर में गिरा देती है, एस्चुरी कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पर नदी बह रहा है, इधर भी पहाड़ है, तो जाके कचरा जमा ना करके डेल्टा ना बना के पूरा सागर में गिरा देगा, एस्चुरी कहलाएगा। एस्चुरी या ज्वार नंद कहेंगे, एस्चुरी या ज्वार नंद कहेगा। एस्चुरी कब बनता है, तो इधरो पर्वत, तो उसको जो कचरा है ना, सल्ट है, उसको पूरा क्या करेगा, सागर में जाके गिरा देगा, तो क्या कहलाएगा, एस्चुरी कहलाएगा। जब वहाँ समझना है कि नदी जब देखिए मान लीजिए आ जाएगा मुहाने पर, कई भागों में बट जाएगा वितरिका के बीच जब कचरा जमा हो जाएगा त्रिभुज आकार में, तो डेल्टा कहलाएगा। जब दोनों साथ क्या होगा, जब दोनों साइड पर्वतों होगा तो वो कचरा को सागर में जाके गिरा देगा, तो क्या कहलाएगा, एस्चुरी कहलाएगा। अच्छा, एस्चुरी बनने से सागर का तट बड़ा हो जाता है। एस्चुरी बनने से सागर का तट बड़ा हो जाता है। एस्चुरी बनने से सागर का तट बड़ा हो जाता है। एस्चुरी बनने से सागर का तट बड़ा हो जाता है। एस्चुरी बनने से सागर का तट क्या हो जाता है, तट बड़ा हो जाता है। एस्चुरी बनने से सागर का तट बड़ा हो जाता है। गोवा गोवा का मरमा गोवा बंदरगाह एस्चुरी इस पर स्थित है ना। मरमा गोवा जो है, जो क्या एस्चुरी पर स्थित है, मरमा गोवा गोवा है ना, एस्चुरी पर स्थित है, गोवा में। किसी प्रकार याद कर सकते हैं। सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी नदी का है। सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी नदी का है। बात करें सबसे अति द्वीप की बात करें तो माजुली नदी द्वीप था। सुंदरवन का डेल्टा है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाता था, सबसे बड़ा है। और बात करें यहाँ पर तो हम क्या एस्चुरी है ना, सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे बड़ा गोदावरी नदी का है ना, एस्चुरी है। तो सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी नदी का है। नेक्स्ट, नर्मदा तथा ताप्ती पश्चिमी की ओर एस्चुरी बनाती है। पश्चिम की ओर नर्मदा तथा ताप्ती पश्चिम की ओर एस्चुरी बनाती है, जबकि दामोदर और गोदावरी पूर्व की ओर एस्चुरी बनाती है।
ये मैप में आपको समझना होगा, मैप में दिया रहता है ना, ऐसे है तो इधर से निकलती है नर्मदा ताप्ती, तो ये सब अति पश्चिम की ओर बनाया गया है ना। गोदावरी ये सब बना देता है क्या, पूर्व की ओर एस्चुरी बना देता है, तो आप समझ लेना है आपको। आ जाते हैं इस समझ में आ गया। जब नदी किसी एक छोर पर पर्वत खड़ा होती है और तो जिस ओर पर्वत खड़ा रहते हैं उस ओर एस्चुरी बनाता है, और जिस ओर पर्वत खड़ा नहीं उसे डेल्टा। देखिए जिस ओर पर्वत खड़ा रहेगा उधर एस्चुरी हो जाएगा, जिस ओर पर्वत नहीं है उसे डेल्टा बनाएगा। जिस ओर पर्वत खड़ा होता है उसे उधर एस्चुरी बनाएगा, जिस ओर पर्वत खड़ा नहीं होता है उसे क्या बनाएगा दोस्तों, डेल्टा। तो ये भी समझ में आ गया, दोनों साइड पर्वत रहेगा तब ना एस्चुरी बनाएगा। एक साइड पर्वत है एक साइड पर्वत नहीं है तो क्या बनाएगा, एक साइड एस्चुरी एक साइड डेल्टा बना लेगा, है ना। नेक्स्ट है, ये तो हो गया आपको फिगर है, पर्वत है एस्चुरी है, ये सब समझ लेना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। गोदावरी नदी एस्चुरी एवं डेल्टा दोनों बनाती है। गोदावरी नदी के कहे क्यों एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाती है, और क्यों ये सबसे बड़ा है ना, तो उधर पर्वत उर्वत रोक देता है, इसी के लिए यह थी बहुत बड़ा बनाता है एस्चुरी, है ना। एस्चुरी बहुत बड़ा बनाता है, याद रखना। और डेल्टा भी बनाती है कौन, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी एस्चुरी एवं डेल्टा दोनों बनाती है, और सबसे बड़ा बनाता है गोदावरी नदी एस्चुरी, सबसे बड़ा बनाता है एस्चुरी कौन बनाता है, कौन सा नदी, गोदावरी ही नदी बनाती है। नदी जब छोटे छोटे पर्वत तथा उबड़ खाबड़ स्थल को काटकर बराबर कर देती है। नदी जब छोटे छोटे पर्वत तथा उबड़ खाबड़ स्थल को काटकर बराबर कर देती है तो उसे हम समप्रस्थ मैदान कहते हैं। समप्रस्थ मैदान कहते हैं छोटे पर्वत तथा उबड़ खाबड़ स्थल को काटकर बराबर कर देती है तो समप्रस्थ मैदान कहते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, है ना। अब भूमि के द्वारा भूमिगत जल द्वारा स्थित स्थलाकृति, भूमि द्वारा स्थित जल स्थलाकृति, तो भूमि जल द्वारा स्थलाकृति। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इस पर से डाल देंगे, है ना, बाद में इस पर से वीडियो डाल देंगे। तो यहाँ तक आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।